सबसे पहले आपको बताएं, गैस लीकेज से होने वाली आतिशबाजी ने घर उजाड़ दिया। पीर महल सुंधेलिया वाली के घर में गैस लीकेज से खौफनाक आतिशबाजी, एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 4 खातीन और कमसिन बच्ची भी शामिल। झुलसने वाले 2 अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की। अफसोसनाक वाकया मोहम्मद हुसैन के घर में पेश आया। जाँ बहक अफराद में सकीना बीबी, माफिया, अजरा, अफशा और आमिना शामिल। हमजा और रशीद जाँ बहक अफराद में शामिल। हादसे में मोहम्मद हुसैन और उसका बेटा झुलसकर जख्मी हुए। 7 अफराद के जाँ बहक होने पर पूरे गांव की फजा सोगवार। आपको बताते चले, गैस लीकेज से होने वाली आतिशबाजी ने घर उजाड़ दिया। पीर महल सुंधेलिया वाली के घर में गैस लीकेज से खौफनाक आतिशबाजी, एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 4 खवातीन और कमसिन बच्ची भी शामिल। झुलसने वाले 2 अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की। अफसोसनाक वाकया मोहम्मद हुसैन के घर में पेश आया। जाँ बहक अफराद में सकीना बीबी, माफिया, अजरा, अफशा और आमिना शामिल। हमजा और रशीद जाँ बहक अफराद में शामिल। हादसे में मोहम्मद हुसैन और उसका बेटा झुलसकर जख्मी हुए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पीर महल के नवाही इलाके संधेलिया वाला में, जहाँ पर आग लगने के वाक़े में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। चक नंबर 756 है, जहाँ पर एक कमरे में जो है वो गैस लीकेज के बाद अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में छत भी जो है वो ज़मीन बोस होगी। और इसी कमरे में मोहम्मद हुसैन के ख़ानदान के तकरीबन 10 अफराद मौजूद थे, जिसमें से 7 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। इस हवाले से जो मुकामी अफराद हैं उनका ये कहना है कि जब आग के लगी है इसकी इतनी शिद्दत थी कि छत ज़मीन बोस हो गई और इसमें एक शीरखार बच्चा भी शामिल था जिसकी उम्र जो है वो 40 दिन बताई जा रही है। और इस हवाले से जो पुलिस की इब्तदाई तौर पर तहकीकात सामने आ सकी हैं, उसके मुताबिक इस बच्चे की वालदा ने सुबह उसका दूध गर्म करने के लिए जैसे ही चूल्हा जलाया तो जो गैस लीकेज पहले ही कमरे में मौजूद थी उससे बकाया ज़ोरदार धमाका हुआ और कमरे में आग लग गई और छत भी ज़मीन बोस हो गई और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वक्त भी आपको दिखा सकेंगे कि इस घर के बाहर मौजूद है। इस घर का ये वो कमरा है जहाँ पर इस वक्त जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इस घर का ये सामान, ये चारपाइयाँ जो इस वक्त कोयला बन चुकी हैं, ये इसी कमरे में मौजूद थी और इसके साथ साथ यहाँ पर जो अहले खाना के बिस्तर मौजूद थे, बच्चों के बिस्तर मौजूद थे, वो तमाम तर जो है वो जल कर राख हो गए हैं। जबकि यहाँ पर जो पुलिस की जानिब से भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। फ्रांसम टीम जो है वो यहाँ पर मौका पर पहुँच चुकी है। मेरे कैमरामैन जवाद नासिर आपको दिखा सकेंगे कि इस जगह पर ये वो सिलेंडर है जिसके बारे में पुलिस की ने जो तहकीकात की हैं वो जो सामने आई हैं कि इस सिलेंडर में जो है वो लीकेज हो रही थी। ये सिलेंडर जो है वो कमरे में मौजूद था और लीकेज जो है वो और अलग सुबह जब इस शीरखार जो बच्चा है जिसकी उम्र 40 दिन बताई गई है और उसका नाम जो है वो अफशा बताया गया बच्ची का, कि उसकी वालदा ने दूध गर्म करने के लिए इस चूल्हे को जैसे ही जो है वो आग लगाई तो गैस लीकेज पहले ही मौजूद थी और अचानक जो है वो ज़ोरदार धमाके से जो है पूरे कमरे में आग लग गई। छत जो है वो ज़मीन बोस हो गई और इस कमरे में दीगर सामान जो मौजूद था उसकी भी आपको हालत दिखाते हैं कि ये इस्त्री पड़ी है और ये इस्त्री जो है इसकी भी हालत इंतहाई जो है बुरी है। ये भी जल कर जो है वो कोयला बन चुकी है। पंखा जो है वो उसकी हालत इंतहाई बुरी हो चुकी है, जबकि दीगर सामान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और अभी भी इस वक्त जो है वो बच्चों के जो बिस्तर मौजूद हैं उसमें से अभी भी जो है वो धुआं निकल रहा है। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पा लिया, लेकिन अभी तक जो है वो देख सकते हैं कि इस बिस्तर में जो कॉटन है इस वक्त यहाँ पर जो है उसमें अभी भी धुआं निकल रहा है। और दूसरी जानिब मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि मेरे बिल्कुल दाएं तरफ ये वो कमरा है जिस कमरे में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद मौजूद थे और बदकिस्मत ख़ानदान के 7 अफराद जो है वो आज मौत के मुंह में चले गए हैं। इस कमरे के अंदर जो चारपाइयाँ मौजूद थीं और चारपाइयों के साथ साथ ये आपको दिखा सकेंगे कि इसका जो गार्डर है, इस गार्डर की हालत भी देख लें कि इतना शिद्दत का धमाका था, इतनी आग थी
کہ یہ گارڈر جو ہے وہ باقاعدہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، اس کی چھت جو ہے وہ زمین بہت ہو چکی ہے، اور اس کمرے میں کیا عالم ہوگا، کیا حالت ہوگی جب ہر طرف آگ ہی آگ تھی اور اس پر کمرے میں سوئے ہوئے افراد کو ایک منٹ کی بھی جو ہے وہ مہلت نہ مل سکی کہ وہ بچ کر اپنی جان بچا سکتے۔ تاہم ریسکیو 1122 کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق ان میں محمد حسین جو ہے وہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور اس کا ایک بیٹا جہاں بک ہوا، جبکہ اس کی پوتیاں اور پوتے وہ بھی جو ہے وہ اسی حادثے میں جہاں بک ہو چکے ہیں۔ اس پورے واقعے کے بعد اس وقت جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور پورے علاقے میں جو ہے وہ خوف کی فضا جو پھیلی ہوئی ہے۔ دیواریں ابھی تک جو ہے وہ ان کی ہاتھ لگایا جائے تو شدت دیکھ سکتے ہیں کہ دیواریں ابھی تک گرم ہے، اور انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ یہاں پر پیش آیا تھا۔ مقامی افراد سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بابا جی آپ بتائیں کہ آپ یہاں پہ آئے صبح کس ٹائم کا واقعہ ہے، کب یہ آگ لگی ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ بھی یہاں پہ گھر آپ کے پاس ہی ہے، جب کس ٹائم یہ آگ لگی ہے، کیا مناظر تھے، کیا حالت تھی یہاں پہ؟ 4 بجے کی بات ہے۔ ہاں جی، بہت برا حال تھا، آ گیا تھا۔ تو محمد حسین جو ہے وہ کیا کرتے کیا ہیں جن کے گھر میں آگ لگی ہے؟ آج بھی اس وقت جو ہے وہ پولیس کی بھاری جو نفری ہے موجود ہے، انہوں نے تمام تر جو کمرہ ہے اس علاقے کو اس وقت جو ہے وہ بند بھی کیا تھا کہ غیر متعلقہ لوگ یہاں پر نہ آ سکیں۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید بھی جو ہے یہاں پر موقع پر پہنچے اور انہوں نے تمام تر حالات کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر پنجاب نے بھی اس واقعے کی جو رپورٹ جو ہے وہ طلب کیا۔ آپ بتائیں، آپ بھی یہیں پہ رہتے ہیں؟ اب آپ کو دکھا سکیں گے اسی کمرے کے ساتھ جو دوسرا کمرہ ہے اس کمرے کے بھی جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ یہاں پر جو فریج موجود ہے اس کو وہ بھی بری طرح جو ہے وہ جل چکا ہے، اس کی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ سٹیبلائزر موجود ہے وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ انتہائی افسوسناک مناظر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس گھر میں اس وقت کوہرام برپا ہو گیا ہے جہاں پر کل تک بچوں کی چیخ و پکار تھی، بچوں کی خوشیاں تھی ہر طرف، وہاں پہ آج جو ہے وہ کوہرام برپا ہے۔ اور اسی گھر کے اندر جو ہے وہ دیگر جو تاریں ہیں، جو وائرنگ ہے وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ تاہم یہاں پر ابھی جو 7 افراد ہیں ان کی میتیں موجود ہیں، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ آج شام 4 بجے اسی گاؤں میں ادا کیا جائے گا۔ اس وقت بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید اس موقع پر پہنچے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اب پولیس کی جانب سے بھی ابتدائی تحقیقات جو کی گئی ہیں اس میں بھی تمام تر معاملات کو دیکھا جا رہا ہے۔ میرے کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں کہ اس وقت جو ہے وہ انتہائی بری حالت ہے، انتہائی برے حالات ہیں یہاں پر کے لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں۔ اس وقت کوہرام برپا ہے، پوری جو گاؤں ہے اس کی جو فضا ہے وہ یہاں پر سوگوار ہے۔ تاہم اس حوالے سے جو ریسکیو 1122 نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق محمد حسین جو ہے وہ بھی زخمی ہیں، ان کے جو بیٹا ہے وحید وہ بھی بری طرح جھلسا ہے، جبکہ جو 40 سالہ اس کی پوتی تھی افشاں، 40 دن کی جو پوتی تھی افشاں، وہ بھی موقع پر جہاں بک ہوئی، جبکہ دیگر جہاں بک ہونے والے افراد میں آمنہ وہ بھی محمد حسین کی پوتی ہے، حمزہ پوتا ہے، جبکہ عذرا جو ہے وہ محمد حسین کی بہو ہے جو اس موقع پر اس افسوسناک واقعے میں جہاں بک ہوئی، جبکہ عافیہ ابھی اس واقعے میں جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی ہے، جبکہ محمد حسین کی بیوی سکینہ بی بی جو ہے وہ بھی اس واقعے میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہیں۔ تاہم 2 افراد وحید اور محمد حسین وہ بری طرح جھلسے ہیں، ان کو طبی امداد کے بعد جو ہے وہ گھر میں منتقل کر دیا گیا، لیکن ان کی حالت انتہائی بری ہے، وہ بھی اب بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر ریسکیو 1122 کا یہ کہنا ہے کہ صبح جو ہے وہ ان کے لیے پہنچنا خاصا مشکل تھا، کیونکہ صبح یہاں پر بارش بھی دیکھی گئی، اور یہاں پر جب پہنچے تو انتہائی افسوسناک مناظر یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے تھے۔ تاہم ڈپٹی کمشنر عمر جاوید اور ڈی ایس پی کمالیہ فضل عباس موقع پر پہنچے، انہوں نے تمام تر شواہد یہاں پہ جو ہے وہ اکٹھے بھی کر لیے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے اس وقت آپ کو دکھا سکیں گے کہ بالکل اس کمرے کے اطراف میں جو ہے وہ جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، اور اس کمرے کو جب آگ لگی تو قریبی جو لوگ ہیں وہ ان کی مدد کو پہنچے ضرور تھے، لیکن کوئی بھی ان کو جو ہے وہ نہ بچا سکا۔ پولیس کی گاڑی بھی پہنچی، فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی پہنچی، لیکن افسوسناک واقعے سے گاؤں کی فضا سوگوار ہے۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا پیر محل میں گھر میں آتش زدگی سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا افسوسناک واقعے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ آتش زدگی سے قیمتی
इंसानी जानों के ज़या पर दिली सदमा हुआ। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वाक़े के बारे में इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का पीर महल में घर में आतिशज़दगी से कीमती इंसानी जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। स्मोक से छुटकारे के लिए बारिश की दुआएं रंग ले आईं। नए साल की पहली झड़ी भीगे मौसम ने सब साफ कर दिया। सनती शहर की फजा बेहतरीन। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 81 पॉइंट्स पर आ गया। स्मोक से छुटकारे के लिए बारिश की दुआएं रंग ले आईं। नए साल की पहली झड़ी भीगे मौसम ने सब साफ कर दिया। सनती शहर की फजा बेहतरीन। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 81 पॉइंट्स पर आ गया। फैसलाबाद में चंद मिलीमीटर बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। कहीं कीचड़ तो कहीं गंदा पानी। नाकिस रोड डिजाइन और बरसाती नालों की सफाई न होने से शहर की अहम तरीन कई सड़कों से पानी न निकल सका। रोड डिपार्टमेंट नालायकी और लोकल गवर्नमेंट की सुस्ती का खमियाजा भी आवाम भुगतने लगे। स्टेशन चौक, कॉर्पोरेशन दफ्तर, GTS, मंडी मोड़ के टेढ़े मेढ़े रोड्स पर पानी जमा। इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी मोहम्मद रमजान मिर्जा, बताइएगा। जी बिल्कुल, खुदा खुदा करके अबरे रहमत बरसा है और फैसलाबाद में डिवीज़न भर में अभी भी रिमझिम का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन दूसरी जानिब महकमों की सुस्ती, नालायकी और नाअहली के सबब फैसलाबाद की कई अहम तरीन शाहराहों के ऊपर इस वक्त इस बरसाती पानी का राज नज़र आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बरसाती पानी जो है वो मामूली बारिश के बाद भी जमा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सी सड़कों की डिज़ाइनिंग के दौरान जो है वो इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि पानी का इखराज जो है वो मौसर अंदाज में हो सके। दूसरी जानिब लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो नालों की सफाई है वो नहीं हो सकी। कभी मलबा जो है वो वासा पे डाला जाता है तो कभी वासा हुकाम जो है वो इन नालों की सफाई की जिम्मेदार लोकल गवर्नमेंट को ठहराते हैं, जिसके सबब बहुत सी अहम सड़कों के ऊपर इस वक्त मामूली बारिश के बाद भी कई इंच जो है वो पानी रुक चुका है, जिस वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर है। गंदगी नज़र आ रही है, बहुत से इलाकों में कीचड़ नज़र आ रहा है। वासा हुकाम की जानिब से जहाँ जहाँ सीवरेज लाइनें हैं वहाँ पर पानी के इखराज के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कई एक जगहों से अभी भी पानी का इखराज जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मौसम सरमा की पहली बारिश जहां बाइस रहमत वहीं जहमत भी बन गई। थाना सरगोदा रोड और एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड के दाखिली रास्ते दरिया का मंजर पेश करने लगे। खराब सर्विस सिस्टम पुलिस एहलकारों और आने वाले साइलिन के लिए वबाले जान बनने लगा। थाना के उमूर और साइलिन के मसाइल सर्दखाने के नजर होने लगे। तैयब मकबूल थाना सरगोदा रोड के बाहर मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश जहां बाइस रहमत है, मगर फैसलाबाद के एक बड़े इलाकों की तादाद ऐसी है जहां पर सीवरेज सिस्टम ख़राब होने की वजह से ये पहली मौसम सरमा की बारिश बाइस ज़हमत बन गई है। इसी तरह थाना सरगोदा रोड का एक दाखिली रास्ता भी है जहां पर वाटर पाउंडिंग की वजह से थाना के अमूर ना सिर्फ डिस्टर्ब हो रहे हैं बल्कि यहां पर आने जाने वाले साइलिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त थाना सरगोदा रोड के बाहर मौजूद हूं। मेरा कैमरा मैन अगर आपको ये दिखा सके कि ये थाना सरगोदा रोड का गेट है, एंट्रेंस पॉइंट है और इसी के साथ आगे एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड का दफ्तर भी मौजूद है। यहाँ का सीवरेज सिस्टम साल हर साल से ख़राब है, जिसकी वजह से मामूली बारिश के बाद भी थाने के बाहर एक जोहर तालाब बन जाता है, जिसकी वजह से जो थाना के अमला है उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और थाना में आने वाले साइलिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सीवरेज सिस्टम कई साल से ख़राब होने की वजह से बारिश का जो पानी खड़ा होता है वो कई रोज़ तक यहाँ पर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से थाना के अमूर भी डिस्टर्ब होते हैं और इसी के साथ साथ साइलिन शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मौसम सरमा की वजह से यहाँ मच्छरों की बहुतात भी हो सकती है और माजी में भी ऐसा होता रहा है कि पानी कई माह तक यहाँ पर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से मच्छरों की बहुतात होती है और थाना के आने वाले साइलिन और थाना का अमला भी
बीमारियों का शिकार हो जाता है थाना सरगोदा रोड और इसके साथ मौजूद एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर भी है। दर्जनों की तादाद में हम वक्त यहाँ पर एहलकार मौजूद होते हैं जिनको इस पानी में, गंदे पानी में से गुजर कर अपने अमूर सर अंजाम देने के लिए जाना पड़ता है। और जो थाना इंतजामिया उनके मुताबिक मुतअद्दिद बार वासा हुकाम को इस हवाले से शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर सीवरेज सिस्टम को कई सालों बाद भी ठीक ना किया जा सका है। जी, वासा हुकाम की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से फैसलाबाद लारी अड्डा में बारिश का पानी जमा हो गया। ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासिर, शहरी सड़कों पर फंसे रहे। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद और गिरदोनवा में मौसम सरमा की जो पहली मूसलाधार बारिश जो है वो बरसना शुरू हो चुकी है, और इसमें जो फैसलाबाद की में होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस फैसलाबाद की बेशतर सड़कों पर जो है वो बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से जो निकासी आब है वो बुरी तरह बढ़ चुका है। और ताहाल वासा की जानब से बेशतर शाहराहों पर पानी का जो अमल है उसको ना निकाला जा सके। मेरा कैमरामैन दिखा सके, इस वक्त मौजूद हम फैसलाबाद लारी अड्डा पर, और ये जो है सरगोदा रोड और दीगर जितनी भी सड़कें हैं वहां पर पानी जमा हो चुका है, और जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सड़कों पर जगह जगह खड्डे भी पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वाटर पॉन्डिंग इतनी शिद्दत तक इख्तियार कर चुका है, जिसके वजह से ट्रैफिक रवानगी भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। और फैसलाबाद की बेशतर सड़कों पर जो बारिश का जो पानी है वो जमा हो चुका है, और ताहाल वासा हकाम की जानब से फैसलाबाद की जो बेशतर सड़कों पर पानी ना निकाला जा सका। अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश जो है वो आज सुबह से फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाका जात में वो बरस रही है, जिसकी वजह से फैसलाबाद की जो फ़ज़ाई आलूदगी वो भी कमी हुई है। लेकिन उसकी दूसरी जन्म पहलू में बात करें तो फैसलाबाद की बेशतर सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस से बेशतर जो है वो जो निकासी आब का अमल है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। ताहाल वासा हकाम की जानब से शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चनियोट का रुख करें। चनियोट झाड़े की बारिश से हर तरफ जल थल, मेन शाहराहों और गली मोहल्लों में हर तरफ पानी ही पानी। सरकारी दफातरों समेत मेन शाहराहों पर भी पानी जमा, दफ्तरी उमूर में मुतासिर होने लगे। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, कब तक पानी हटाया जा सकेगा? बिल्कुल जी, मौसम सरमा की पहली बारिश है जो मूसलाधार है और जिसका वक्फे के साथ रात गए से सिलसिला जो है वो जारी है। चिन्योट और गिरदोनवा में हर तरफ बारिश से जल थल हो गई है, जगह जगह पर पानी जो है वो खड़ा है। इसी तरह दूसरी तरफ जो मेन शाहरात हैं, सरकारी दफातरों में भी पानी जो है वो जमा है, जिस वजह से जो गुजरने वाले राहगीर हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह दफ्तरों में, सरकारी दफातरों में जो दफ्तरी अमूर है वो भी ठप होकर रह गए हैं। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? रात गए से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, मेन शाहरात पर भी फुट पानी खड़ा है, क्या कहेंगे? जी वक्फे के साथ बारिश हो रही है। रात दी दूसरा रोड से 2-2 फुट पानी खड़ा है जी, गलियां मलियां भी खड़ा है। TMM साडा मुतालबा है कि पानी का बंदोबस्त करना। बिल्कुल जी, शहरी मुतालबा कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कि पानी की निकासी के लिए जो है वो बंदोबस्त किया जाए। और इसी तरह रात गए से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा। बाबर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चनियोट की ही बात करें तो चनियोट में रात से होने वाली बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ताहाल बंद, कम वोल्टेज से लोगों की इलेक्ट्रॉनिक अशिया जल गईं। गफूराबाद, समनाबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, अंदरून शहर, मोहल्ला आली सैटेलाइट टाउन, मोहल्ला गढ़ा समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं वकार गुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, चिन्योट में गुज़श्ता शब से होने वाली बारिश की वजह से बिजली का जो तरसीली निज़ाम है वो भी मुतासिर हुआ है। चिन्योट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से बिजली अभी तक बंद है, और जिन इलाकों में बिजली आ रही है वहाँ पर कम वोल्टेज की वजह से लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया हैं घरों में वो भी जल गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। गफूराबाद, इसके अलावा कॉलोनी, अंदरून शहर और दीगर इलाकों की बिजली रात से बंद है। जो फैसलों के मुकामी एहलकार हैं उनका ये कहना है कि बिजली की तरसील को बहाल करने के लिए काम। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया बिजली की कम वोल्टेज की वजह से जली, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नुकसान हुआ है? जी, एक तो हमारा वाटर पंप जो है वो जल गया, और दूसरे नंबर पे फ्रिज जो है वो भी जल गई है।
एक दो चीज़ें और भी हैं, लाइट्स वगैरह भी काफ़ी जो हैं। ये सिर्फ हुआ है जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है, एकदम ज़्यादा आ जाते हैं, एकदम कम डाउन होते हैं। ये रात 3 बजे से सिलसिला शुरू होगा लाइट का, ये इस तरह वोल्टेज कम है। बात हुई है आपकी, कुछ शिकायत की है? मैंने कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है, लेकिन वो सुबह से यही कह रहे हैं कि हम कंप्लेंट दर्ज कर ली आपकी और हम कर रहे हैं पेट्रोलिंग, उसके बाद देखते हैं। ये काफ़ी जगहों पे इस तरह की शिकायत आ रही है, हमें भी पता चला है कि काफ़ी शहर में भी इस तरह हुआ। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हमारे साथ बिजली की बहाली का काम किया जा रहा है। वकार आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, कमालिया में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने डीसी टोबा के हमरा इफ्तिताह किया। सिविल जजेस ने भी इफ्तिताही तकरीबात में शिरकत की। मजीद बात करते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, कमालिया में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने डीसी टोबा उमर जावेद के हमरा जुडिशल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इसके साथ साथ वज़ूखाना और कैंटीन समेत दीगर इफ्तिताह किए हैं और बार रूम का विजिट भी किया। मेरे साथ मौजूद भी हैं। सर बताइएगा, आज आपने इफ्तिताह भी किए हैं और विजिट भी किया है, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमालिया बार का ये बहुत दरीना मुतालबा था कि इनके चैम्बर्स के लिए और नए कोर्ट कम्प्लेक्स के लिए हुकूमत पंजाब से जगह एक्वायर करके तो नया कम्प्लेक्स बनाया जाए, क्योंकि इनकी ज़रूरत भी थी, जिसके लिए हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कमाल शफ़क़त का मुज़ाहरा किया और इनके लिए पंजाब हुकूमत से 69 कनाल एक मरला तकरीबन लैंड है जो DPS के सामने और बड़ी शानदार लोकेशन पे कमालिया बार के लिए सिलेक्ट की गई है। वहाँ पे इंशाल्लाह कोर्ट कम्प्लेक्स भी बनेगा, जजेस के लिए रिहाइशें भी बनेंगी, वकला के चैम्बर्स भी होंगे और एक तरह से नए शहर की तामीर का आगाज़ हुआ है, उस तरफ आबादी जाएगी और मज़ीद जो है वो बार के लिए और सब के लिए फैसिलिटीज़ हैं। ये यकीनन आदिल कामरान साहब, हमारे सदर बार साहब और सेक्रेटरी बार और काबीना सारी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इसमें DC साहब की भी स्पेशल एफर्ट्स हैं, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मिल के एक टीम वर्क के तौर पे ये सब कुछ किया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये लोग इसमें मज़ीद एफर्ट्स करके इसको मेंटेन भी करेंगे और इसके लिए हम आइंदा फंड्स के लिए और नेक्स्ट नक्शे वगैरह वो भी PC1 वगैरह बनवा के तो जल्द कोशिश करेंगे कि इसके लिए फंड्स लेके तो कम्प्लेक्स की तामीर का आगाज़ किया जाए। थैंक यू। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी DC टोबा टेक सिंह से बात करें। DC साहब बताइएगा, जैसे आपके साथ विजिट भी किया और इफ्तिताह भी किए हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे तौफीक दी। ये जगह जब सिलेक्ट हुई उस वक़्त से लेकर और ये प्रोजेक्ट जब इंसेप्शन हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी मेहरबानी की और ये चीज़ें जो हैं जब स्टार्ट हुई थी उस वक़्त से लेकर अब तक जब हम इसका इफ्तिताह कर रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी खुशाइन बात है कि कमालिया बार जो है और राय साहब और उनकी पूरी काबीना जो है वो बड़ी पॉजिटिवली उन्होंने इस सारे मामले को देखा है और किया है और इसके अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन की है और जितने भी मामला बार के चलाए हैं वो बड़े खुश असलूबी से चलाए हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि सदर बार राय आदिल कामरान एडवोकेट समेत जनरल सेक्रेटरी बार मलिक मशकूर अहमद खोखर भी इनके हमरा थे और रिजवान खान हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद जोया ने मजीद अमजद पार्क में पब्लिक टॉयलेट्स का इफ्तिताह कर दिया। CO जिला काउंसिल अकरम भरवाना, चीफ फाइनेंस ऑफिसर जिला काउंसिल रव गुजर समेत दीगर मौजूद थे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद अब्बास जोया ने CO जिला काउंसिल अकरम भरवाना के हमरा मजीद अमजद पार्क में जो तैयार पब्लिक टॉयलेट्स थे उनका इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर झंग। जैसा बताइएगा, काफ़ी अरसा से ये बने हुए थे और एक पार्क, इतना खूबसूरत पार्क है जो शहर का वाहिद पार्क है, उसमें ये फैसिलिटी मिसिंग थी। तो अब बताइएगा, आपने इफ्तिताह कर दिया है, कब तक ये पब्लिक इनको यूज़ कर सकती है, इसकी कॉस्ट क्या थी और इसमें ताख़ीर क्यों हुई खोलने में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, हमारी लोकल गवर्नमेंट का ये कोर फंक्शन है। उसमें हमने पार्क्स, इसी तरह पब्लिक टॉयलेट्स, इसी तरह लाइट्स जो है वो प्रोवाइड करनी होती हैं। ख़ास तौर पर झंग की चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब 6 लाख से ज़ायद की आबादी का सिर्फ हमारी ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। इसके अलावा गिरदोनवा से काफ़ी सारे लोग हमारे कॉम्प्लेक्स जैसे कचहरी कंपाउंड है, DC कॉम्प्लेक्स है, DPO कॉम्प्लेक्स है, इसी तरह हमारा ज़िला कौंसल है, इनको हज़ारों की तादाद में रोज़ाना विज़िट करते थे। साथ एक अकलौता पार्क है शहर के अंदर, मजीद अमजद पार्क, इसमें भी सुबह के वक्त लोग वॉक करने आते हैं, शाम को वॉक करने आते हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी उनको फेस करना पड़ रही थी। ये प्रोजेक्ट हमने ख़ास तौर पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर शुरू किया। इसमें बीच में कुछ शॉर्ट फंडिंग थी, उसकी हमें फंड्स की कमी का सामना था,
कुछ ताख़ीर का शिकार हुआ, लेकिन फिर हमने इसमें जो ज़िला कौंसल है, चूँकि मजीद अमजद पार्क ज़िला कौंसल के ज़ेर निगरानी है, उनको हमने इन्वॉल्व किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पब्लिक टॉयलेट्स फंक्शनल हैं। आज हमने इनका इफ्तिताह कर दिया है। इंशाल्लाह आज से ही हम इसको पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। इसमें लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग हमने टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए हैं, और साथ जो हमारे डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी अलग से हमने एक टॉयलेट जो है वो बनाया है। अच्छा, इसमें एक बात बताइएगा, इसके ऊपर टैक्स भी वसूल किया जाएगा जो गवर्नमेंट मांग रही है? आप पहले मुस्कुरा रहे थे, मुझे पता था आप यही सवाल करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें हमने कोई किसी से टैक्स नहीं लेना। जो हमारे विजिटिंग यहाँ पे हैं पार्क्स को जो लोग विज़िट करेंगे, उनके लिए, जो हमारे कम्प्लेक्सेस को विज़िट करेंगे, उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी बिल्कुल, ये थे डिप्टी कमिश्नर छंग शाहिद अब्बास जोया। इनका कहना है कि ये बहुत बड़ी मिसिंग थी। वसीम अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान सिविल एविएशन के लिए बड़ी खबर, आलमी हवाबाजी तंजीम ने सिग्निफिकेंट सेफ्टी कंसर्न का एतराज उठा लिया। पाकिस्तान पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से आयद पाबंदी हटने के इम्कानात रोशन। अकाउ ने CAA के ऑडिट के दौरान 72.77% रैंकिंग दी थी। CAA के ऑडिट के दौरान अकाउ ने इत्मीनान का इजहार किया था। CAA के ऑडिट के दौरान अकाउ ने इत्मीनान का इजहार किया था। तफसीलात इमरान असलम से जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आलमी हवाबाजी की तंजीम ICAO ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर से सिग्निफिकेंट सेफ्टी कंसर्न का जो इतराज था वो खत्म कर दिया गया है। आलमी हवाबाजी की तंजीम ने दिसंबर में पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुकम्मल ऑडिट किया था, जिस पर ICAO ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑडिट के दौरान 72.70% इनकी रैंकिंग दी थी, जिस पर सिविल एविएशन ऑडिट के दौरान आलमी हवाबाजी की तंजीम की जानिब से सिविल एविएशन के ऑडिट पर अज़हार इत्मीनान किया गया था। और सिग्निफिकेंट सेफ्टी कंसर्न हटने से सिविल एविएशन अथॉरिटी पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो पाकिस्तान पर से पाबंदी हटने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। और इसी हवाले से डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खाकान मुर्तज़ा को आलमी हवाबाजी की तंजीम की जानिब से जो है वो मरासला मसूल हो चुका है। और ये यकीनन पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शुक्रिया इमरान, आपने हमें अपडेट कर रहे थे। FDA के गैर रजिस्टर्ड शुदा इलाकों को बिजली की सहूलत नहीं मिलेगी। फेस्को ने 360 कॉलोनीज को गैर कानूनी करार दे दिया। FDA से मंजूर शुदा कॉलोनीज को बिजली मिलेगी। आपको बताते चले, गैर रजिस्टर्ड शुदा इलाके को बिजली की सहूलत नहीं मिलेगी। फेस्को ने 360 कॉलोनीज को गैर कानूनी करार दे दिया। मजीद जानते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर भर में इस वक्त 360 कॉलोनीज ऐसी हैं जिनको FDA ने जो है वो गैर कानूनी करार दिया था, और उसके बाद जो है वो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को को भी जानिब से भी इन कॉलोनीज को बिजली के कनेक्शन देने से जो है वो इनकार कर दिया गया है, जिनमें चिश्तिया वैली है, सिटी होम, फ्री टाउन, फारूक बलाक, ड्रीमलैंड वैली और फारूक टाउन समेत 360 ये कॉलोनीज हैं जो कानूनी जो ज़ाब्ते हैं वो पूरे नहीं करती, जिसकी वजह से फेस्को ने जो है वो तमाम तर डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को इन कॉलोनीज की लिस्टें भिजवा दी हैं कि ये कानूनी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी हैं और FDA से गैर रजिस्टर्ड शुदा है, जिसकी वजह से इनको कनेक्शन फ्राहम नहीं किया जाता। सैकड़ों शहरी ऐसे हैं जिनकी जानिब से इन कॉलोनीज में प्लाट लिए गए हैं, घर लिए गए हैं, मगर बिजली की सहूलत ना होने की वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। ओवैस अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर हुकाम की जानिब से नादरा दही मराकज माल और बैंकों से भी अब रेवेन्यू खिदमात मुमकिन हो सकती हैं। साल में 40 लाख शहरियों को सर्विसेज मुहैया की गई। यूनिवर्सल रसाइल भी जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए राजी कार्ड सेंटर के हवाले से, तो यहाँ पर जो एनुअल रिपोर्ट उनकी जानब से दी गई है उसमें उन्होंने कहा कि 40 लाख शहरियों को सर्विसेज फराहम की गई और इस हवाले से नादरा बैंकों दही मराकज़ माल से 5000 जो ब्रांचेस पंजाब भर में हो चुके हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो आमदन है उसमें भी इजाफा हुआ। 40 लाख जो मालकान थे अराजी के, उनके कंप्यूटराइज तस्दीक की गई। 27 लाख फरदात जो है वो अदराक किया जाए। 5.5 लाख नादरा इस सहूलत से जो मुरतब किया गया और रही है। तो ये एक बड़ा इनकलाबी कदम होगा कि पंजाब भर में कहीं से भी फ़र्द का असूल मुमकिन बनाया जा सकेगा, रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी, इंतकाल हो सकेगा। तो ये पंजाब भर में एक तरह से यूनिवर्सल एक्सेस होगी, कोई भी अपने शहर में रहते हुए इंतकाल करवा सकेगा, अपनी फ़र्द का इजरा मुकम्मल। रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, सनतकारों के DL, TL रिफंड्स इल्तवा का शिकार।
40 अरब रुपए के रिफंड ताहाल जारी न हुए। सनतकारों ने कहा है कि रिफंड्स का बहाल न होना एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए खतरनाक है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सनतकारों के लिए DLTL रिफंड्स इल्तवा का शिकार। 40 अरब रुपए के रिफंड्स ताहाल जारी न हो सके। सनतकारों ने कहा है कि रिफंड्स का बहाल न होना एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए खतरनाक है। मजीद जानते हैं शेराज भट्ट से। जी शेराज, बताइएगा। खासतौर पर गवर्नमेंट की जानिब से DLTL जारी करने और बहाल करने के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो इस वक्त DLTL दोबारा से ताख़ीर का शिकार होने लगे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल इंतहाई परेशान है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन काशिफ ज़ामिर साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। काशिफ, बताइएगा, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी जो है वो मौखर कर दी गई है, उसके बाद आपको कुछ उम्मीदें थी DLTL रिफंड से कि वो जारी होंगे तो आपका सिस्टम चलता रहेगा, अब वो भी ताख़ीर का शिकार है, क्या कहेंगे सवाल? देखिए शराज, जिस तरह टेक्सटाइल पॉलिसी को मौखर किया गया, गवर्नमेंट की इंटेंशंस तो पॉजिटिव हैं, ये इसके ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ साथ अगर DLTL के जो हमारे रिफंड्स हैं उसके अंदर इतनी सुस्त रवि का शिकार है कि पिछले कुछ महीनों से हम बारहा गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे जो रिफंड्स हैं उसको जल्द अज जल्द जारी किया जाए, लेकिन हमें देखने में ये मिल रहा है कि गवर्नमेंट की टेक्सटाइल पॉलिसी भी मौखर की है और हमारा जो एक्सपोर्टर है वो इस टाइम पर शदीद लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, चीज़ों की महंगाई बढ़ती जा रही है, पोर्ट के जो हमारे कंटेनर्स हैं उसके किराए बढ़ गए हैं, तो जारी बात है जब हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, हमारे इंडस्ट्रीज का पैसा जो है वो इन कॉस्ट के अंदर जाके डंप होता जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो शदीद लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। तो गवर्नमेंट को यही हमने बारहा डिमांड की है। सेल टैक्स रिफंड्स नो डाउट हमें ऑन टाइम मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ DLTL के ऊपर जो कि गवर्नमेंट बड़ा सुस्त रवि का शिकार, एक अंदाजे के मुताबिक, मुहतात अंदाजे के मुताबिक कितने मालियत के रिफंड्स DLTL में हैं? अप्रॉक्सीमेटली 40 बिलियन के हमारे जो रिफंड्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ इस टाइम पे पेंडिंग है, और गवर्नमेंट से जब मतलब बात की गई है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स ने जब बात की है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो वो यही कहते हैं कि हम इसको जारी कर देंगे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ साथ उनकी इंटेंशन है कि इसको जारी किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो हर्डल है, इसके अंदर IMF की कंस्ट्रेंट्स भी शामिल हैं कि इन सारी चीज़ों को रखते हुए अभी तक जो हमारे जो फंड्स हैं वो जारी नहीं कर रहे, और फंड्स जारी ना करने की वजह से हमारा जो इस टाइम पे DLTL जो है वो इस टाइम पे इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अभी तक उसके जो रिफंड्स हैं वो जारी नहीं किए जा रहे। रिफंड्स जारी नहीं हुए हैं, फौरी तौर पर DLTL के रिफंड्स जो जारी होने चाहिए ताकि एक सर्कल जो है वो मैशत का चलता रहे और एक्सपोर्ट बढ़ने का। जी शुक्रिया शेराज, आपने हमें अपडेट किया। मिनी बजट में टैक्सेस की शरह में इजाफे की तजवीज़ को ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। ताजर कहते हैं टैक्सेस की शरह में इजाफे से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। आपको बताएं, मिनी बजट में टैक्सेस की शरह में इजाफे की तजवीज़ को ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। ताजर कहते हैं टैक्सेस की शरह में इजाफे से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से मिनी बजट जो है वो तैयार कर लिया गया है, जिसकी तजवीज़ जो है वो जमा हो चुकी है, मगर फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से मिनी बजट की तजवीज़ को मुस्तरद किया जा रहा है कि इसमें मिनी बजट में जो टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है इसकी वजह से महंगाई का तूफ़ान जो है वो मज़ीद बढ़ेगा और इससे कारोबार जो हैं वो भी मुतासर होंगे। आम आदमी जो है उसका जो क़ुव्वत ख़रीद है वो शदीद मुतासर होगी। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी शेख साहब, जो मिनी बजट के अंदर तजावीज़ दी गई हैं इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? मिनी बजट देखें इन्होंने अभी कौमी असम्बली में पेश किया जिस तरह, और अपोजिशन ने भरपूर तरीके से उसको मुस्तरद किया है। मैं कहता हूँ जो ये बजट मिनी बजट आ रहा है ये टोटल ये IMF का एजेंडा है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, दालों की कीमतों में, दूध की कीमतों में। ये सब जितनी भी अशिया हैं ये ज़्यादा गरीब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इसके साथ हमारी इंडस्ट्री भी तबाही का शिकार हो रही है। अब हमारा स्टेट बैंक जो है ये IMF के नीचे आ चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो भी हुक्म चलना है वो IMF का ही चलना है। हुकूमत को चाहिए कि अपने पैरों पर खड़ा हो ताकि जो है हमारी जो आवाम जो है ये टैक्सों से जान छुड़ा सके और यहाँ से आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिल सके। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, और भी ताजर यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे मिनी बजट के हवाले से, क्या इससे महंगाई बढ़ेगी, क्या कारोबार पर असर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मिनी बजट आ रहा है इससे महंगाई तो तूफान आ जाएगा, महंगाई का गरीब आदमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कारोबार आगे कुछ नहीं है, हर तरफ से महंगाई है, किराए बढ़ रहे हैं,
रक्शे वालों के ये वो प्रॉब्लम। हाँ जी, ये ज़रा हुकूमत गौर करे, ये मनी बजट ज़रा हल्का रखे, क्यों आपका फ़ायदा इसमें है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई का तूफान पहले ही बढ़ चुका है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि मिनी बजट पर गौर किया जाए ताकि इससे आम आवाम को रिलीफ मिल सके। छोटा कारोबारी तबका जो है हुकूमत मिनी बजट पर गौर करे। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद साल 2020 की निस्बत 2021 में 22% दिल के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। साल 2021 में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में 6,80,000 मरीज रिपोर्ट हुए। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। साल 2020 की निस्बत साल 2021 में 22% दिल के मरीजों की तादाद में जो है वो इजाफा हुआ है, जिन्हें फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल इंतजामिया के जानिब से इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई हैं। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में साल 2021 में कितने मरीज रिपोर्ट हुए, कौन कौन से इलाज की सहूलियात फराहम की गई, हमारे साथ MS फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर ज़फ़र अब्बास खान बिलोचा मौजूद है। जी सर, बताएं कौन कौन सी इलाज की सहूलियात शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इस वक्त तकरीबन 12 अज़ला को यानी दिल की मुख्तलिफ बीमारियों की डायग्नोस्टिक और जो उसकी इलाज की सहूलियात फराहम कर रहा है। तो इसमें हमारे पास 2021 में 6,80,000 मरीज़ वो हमारे पास OPD और एमरजेंसी में है, जो कि 2020 की निस्बत 20 से 22% इसमें इजाफा है। इस तरह हमारे पास एंजियोग्राफीज़ के लिए पिछले साल 6200 पेशेंट आए और इस साल यानी 2021 में हमने 9700 एंजियोग्राफीज़ की, और जो कि 30 से 35% इजाफा है। जो एंजियोप्लास्टीज़ हैं या स्टेंट्स जिसे कहते हैं आप, उसमें 1600 से लेके 2800 तक हम गए हैं। इसमें 40 से 45% इजाफा है। और सर्जरी पिछले साल हमारी 800 थी, इस साल हमारी 1200 हैं, तो ये तकरीबन 30 से 35% इसमें भी इजाफा है। तो ओवरऑल जो है ना, ये पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, और लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम साथ साथ अपनी जो सर्विसेज हैं उनको भी बढ़ा रहे हैं, और डॉक्टर्स हमारे टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, और साथ में एक एंजियोग्राफी मशीन का एक जो फैसलाबाद के मुखय्यर हज़रात हैं उन्होंने उसमें हमें लगवा के दिए, जिससे पेशेंट को काफ़ी हद तक यानी उनका जो टाइम है एंजियोग्राफी का वो कम हो गया। बिल्कुल, एंजियोग्राफी का टाइम जो है कम हो गया, जो कि मुखिर हज़ार के नाम से एंजियोग्राफी की मशीन फराहम की गई है। ताहम साल 2021 में 6,80,000 मरीजों को रिपोर्ट हुए, इसमें 5,83,000। एंजियोग्राफी का टाइम कम हो गया। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, महकमा तालीम में असातिज़ा की 17वें से 18वें स्केल में तरक्कियां खुद असातिज़ा की फाइलें मुकम्मल न होने पर इल्तवा का शिकार। महकमा तालीम पंजाब ने ग्रेड 17 से 18 की तरक्की के सिलसिले में एतराज़ाती फहरिस्त जारी कर दी। स्केल 17 की 51 फीमेल टीचर्स को अपनी फाइलें मुकम्मल करके भिजवाने की हिदायत। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम में 17वें से 18वें स्केल में फीमेल टीचर्स की तरक्कियों में खुद असातिज़ा की नाअहली जो है वो सामने आई है, जिसमें असातिज़ा की तरफ से फाइलें मुकम्मल ना होने के बायस तरक्कियाँ जो हैं वो ज़ेर इल्तवा है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से एक ऑब्जेक्शन लिस्ट जारी की गई है, जिसमें एतराज़ात लगाए गए हैं उन असातिज़ा पर जिन्होंने अपनी फाइलें मुकम्मल जमा नहीं करवाई, लेकिन सीनियरिटी में और प्रमोशन लिस्ट में उनका नाम आ रहा है। इस हवाले से 51 ऐसी फीमेल टीचर्स हैं जिनकी तरफ से फाइलें जो है मुकम्मल नहीं की गई, उन पर मुख्तलिफ तरह के एतराज़ात लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि उनकी तरफ से अक्सर ऐसी असातिज़ा हैं जिनकी तरफ से सर्विस रिकॉर्ड अपना जमा नहीं करवाया गया। इसके साथ साथ कुछ असातिज़ा पर यह एतराज़ लगाया गया है कि 3 साल के जो बोर्ड नताइज है वो जमा नहीं करवाए गए, जबकि कुछ असातिज़ा पर यह भी एतराज़ लगाया गया है कि उनका जो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट उनकी तरफ से है वो सबमिट ताहाल नहीं की गई। इस हवाले से फर्द तौर पर DO सेकेंडरी के तवस्सुस से तमाम असातिज़ा को कहा गया है कि वो अपनी फाइलें मुकम्मल करें। बिलखसूस जिन असातिज़ा के नाम सीनियरिटी लिस्टों में आ चुके हैं लेकिन उनकी फाइलें नामुकम्मल होने के बायस उनकी प्रमोशन रुकी हुई है, तो फौरी तौर पर वो अपने मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को अपनी फाइलें जमा करवाएं ताकि वो पंजाब गवर्नमेंट को भिजवा कर 17 से 18 स्केल में प्रमोशन के अहल करार हों। इस हवाले से तमाम असातिज़ा को कहा गया है कि फौरी तौर पर अपनी फाइलें मुकम्मल करें ताकि उनकी महकमाना तरक्कियों में जो रुकावट है। शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।